फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नरेंद्र बांसल। डॉक्टर बांसल, स्वागत करते हैं आपका। डॉक्टर बांसल, कोविड-19 आने के बाद दंत चिकित्सकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो कोविड-19 का जो भी मरीज़ होता है, एक तरह से आप उसी एरिया में काम करते हैं, तो बताएं कि इस मुसीबत से कैसे सामना कर रहे हैं। अगर तो कोई जटिल कोई ट्रीटमेंट करना होता है जिसकी ड्यूरेशन लंबी रहती है या जिसमें ज़्यादा एरोसोल प्रोडक्शन या इस तरह की संभावना रहती है, इन दैट केस हम पहले कोविड-19 का टेस्ट करा लेते हैं। RT-PCR टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम उस मरीज़ को एंटरटेन करते हैं। और भी अच्छा आजकल ये है कि भी RT-PCR के टेस्ट में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे सुबह मरीज़ ने अगर सैंपल दिया है तो शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर बांसल, कहीं भय नहीं लगता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए, इवन कोविड-19 जब पीक पे था इन मार्च अप्रैल मई, तब हमने कोविड में ड्यूटीज़ भी दी हैं, तो भय का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर किसी मरीज़ को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है तो इवन रिगार्डलेस द रिपोर्ट ऑफ RT-PCR हम उसका वेट नहीं करते हैं, उससे पहले ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। आप जैसे डॉक्टर्स को सैल्यूट है। डॉक्टर बांसल, ये बताएं कि कोविड-19 के इस प्रभाव के बाद से लगभग 2 साल मान लीजिए, आपके पास आने वाले मरीजों के, ख़ास तौर पर वे लोग जो दांतों की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनकी संख्या में कुछ कमी आई, या मरीज़ वैसे ही हैं, या उनकी संख्या अब नॉर्मल हुई है? थोड़ी बहुत जब कोविड पीक पे था तब तो ऐसा ज़रूर देखा गया था कि भी काफ़ी लोग इस बीमारी से भी डरे हुए थे, और कुछ ज़्यादातर संस्थानों में इस तरह के इलेक्टिव जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको पोस्टपोन भी कर दिया गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि मरीजों की संख्या पहले जैसे सामान्य हो गई है, और लोग लगातार इलाज के लिए भी आ रहे हैं। थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ये चूँकि बहुत सारा समय, लगभग ये 2020 पूरा और 21 भी लगभग आप मान ही लीजिए, जी बहुत सारा समय लोगों का घर में गुजरा, जी तो क्या उससे भी उनके दांतों के रख रखाव पर कुछ फ़र्क पड़ा? ऐसा जी तो नहीं घर में ज़्यादा बैठे हैं इसलिए ज़्यादा ब्रश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मान लो किसी को अर्जेंसी में रिक्वायरमेंट थी ट्रीटमेंट की, और वो किसी भय की वजह से या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होने की वजह से अगर वो घर पे रहा है, तो मेरा मानना ऐसा है कि संभवतः कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेशन तो किसी न किसी तरह की हुई होगी। जैसे मान लो दांत बहुत ज़्यादा ख़राब था, दर्द हो रहा था, फिर भी वो इलाज नहीं करा पाया, तो कई बार क्या है कि हड्डी में मवाद पड़ जाती है, सूजन आ जाती है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना लोगों को करना पड़ा होगा। और सेकंड इम्पोर्टेंटली एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि ये सेकंड वेव जो कोविड की आई थी, उसके बाद के ब्लैक फंगस के केसेस काफ़ी अपन ने देखे हैं, जिनका दांतों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर ये इसने ऊपर वाले जबड़े को इन्वॉल्व करके सब, इवन ऐसे भी इसके फंगल के केस ऐसे आए जिनका सिर्फ सिम्टम यही था कि ओनली डेंटल पेन इज़ देयर। तो जब पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं हम, जब CT स्कैन कराया तो पता लगा कि उसके एंटायर जॉ की जो हड्डी है वो बिल्कुल ब्लैक फंगस की वजह से ख़त्म हो चुकी है। ऐसे मरीज़ जिनकी ये स्थिति थी, उनके लिए क्या किया गया? उनके ऑपरेशन किए गए। हमारे हॉस्पिटल में जो नाक कान गला विभाग हैं वहाँ पे डॉक्टर नवनीत माथुर जी हैं, उनके संग अन्य भी चिकित्सक रहे, मैं भी उनके साथ रहा। तो एक पूरी ब्लैक फंगस के लिए एक टीम प्रशासन द्वारा गठित करी गई। उन्होंने इस तरह के मरीजों का शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा इलाज में योगदान दिया। डॉक्टर बांसल, थोड़ी सी बातें करते हैं दांतों के रख रखाव की। आपके पास व्यक्ति आए ही नहीं, या आए तो ऐसी मुसीबत का तो कुछ नहीं कर सकते जब दांत कहीं अड़ रहा है, या दांत के आने में दिक्कत है, या दूसरी, लेकिन आपके ओरल हाइजीन की वजह से कोई समस्या न हो, इसके लिए व्यक्ति क्या कुछ नियमित तौर पर ये करे? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जनरल पब्लिक के अंदर दांतों को लेकर के या ओरल हाइजीन को लेकर कई तरह के मतभेद भी हैं, कुछ गलत कंसेप्ट भी हैं। तो इसके लिए मैं जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आमतौर पे ये देखा गया है कि जैसे जन्मदात शिशु होता है उसको बच्चे की माँ जो है स्तनपान कराती है, तो उसके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ओरल हाइजीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही उसको माँ स्तनपान कराती है तो उसके तुरंत बाद बच्चे का मुंह साफ़ कॉटन ले करके या कॉटन को थोड़ा गीला करके उसके मुंह को पूरा साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मिल्क के जो रेमिनेंट होते हैं अगर वो मुंह के अंदर रह जाते हैं तो मुंह के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया उनसे कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उसके जैसे ही दांत आने लगते हैं, शुरुआती जैसे 6 मंथ की एज में पहला दांत आता है दूध का, तो जैसे ही वो दांत आता है तो वो उसके ऊपर कैरीज डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही पहले तो जब तक दांत नहीं आए तब तक तो हर स्तनपान के बाद मैं कहूँगा कि भी कॉटन से सॉफ्ट किसी
टिश्यू से उसका मुंह क्लीन कर दिया जाए। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट दांत आ जाता है तो बच्चे की माँ खुद से उंगली पे थोड़ा सा पेस्ट लेकर के या सिंपल पानी से, कॉटन से उसके दांतों को रोज़ क्लीन करे। और एक बार जब सारे दांत दूध के मुंह में आ जाते हैं, जब बच्चा थोड़ा मैनुअल डेक्सटेरिटी बच्चे में आ जाती है, ब्रश को संभाल सकता है, तो उसको पेरेंट्स को छोटा ब्रश लेके सुबह शाम और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात को सोने से पहले ब्रश करा के सुलवाना चाहिए। और बच्चों को जब तक कि परमानेंट टीथ नहीं आ जाते हैं, जो कि करीब 12-13 साल की उम्र तक सारे मुंह में दांत रिप्लेस हो जाते हैं बच्चों के, दूध के दांत हट जाते हैं जिनकी जगह परमानेंट दांत आ जाते हैं। अप टू दैट एज, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू दैट मतलब कि प्यूबर्टी एज, मैं ये सब लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में बच्चों के दांतों का परीक्षण करवाना चाहिए दंत चिकित्सक के पास ले जा करके। और इन द एडल्टहुड आफ्टर 12-13 ईयर्स ऑफ द एज, every 6 months you have to go to a dental surgeon for general checkup of their teeth. डॉक्टर बांसल, बहुत सारे लोग और बच्चे तो मान के चलिए, उन्हें ये होता है, ख़ास तौर पे अभिभावक भी ये सोचते हैं कि ये दूध के दांत हैं, ये तो गिरेंगे ही, अगर ब्रश करें या ना करें, इनका रख रखाव करें या ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली जो ईश्वर ने जो सिस्टम अपना बनाया है बॉडी का, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अपनी बॉडी में। धीरे धीरे अपना बॉडी का साइज़ बढ़ता है, विड्थ बढ़ती है, मसल मास बढ़ता है। ऐसे ही अपने मुंह की मांसपेशियाँ डेवलप होती हैं, अपने मुंह का स्केलेटन डेवलप होता है, जॉ बोन्स ग्रोथ करती हैं। तो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर दूध के दांतों का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए दूध के दांतों को ऐसे ही ये समझ के कि ये तो दूध के दांत है, टूट जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर दूध का टाइम प्री मेच्योरली अगर टूट जाता है, समय से पहले अगर वो हट जाएगा, तो उसकी जगह जो सक्सेसर टूथ ने आना है, उसकी जगह जिस दांत ने आना है, एक तो उसका पाथ डाइवर्ट हो जाता है, वो नॉर्मल प्लेस पे नहीं आ पाता है। समटाइम्स वो स्पेस ही लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो आ ही नहीं पाता है। तो बहुत सारी परमानेंट डेंटिशन की समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि प्री मेच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस टीथ हो जाता है, मिल्क टीथ समय से पहले निकल जाते हैं। ये रेडियो लेक सिटी है, फिट उदयपुर है, बात कर रहे हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र बांसल से। डॉक्टर बांसल, बच्चों के दूध के दांत तक की तो बात हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत बार बच्चों में दूसरी दिक्कतें आती हैं, ख़ास तौर पे, हालांकि वो मैच्योरिटी में भी आती है, अकल दाढ़। ये बहुत लोगों में समस्या करती है आजकल। कुछ लोग इसलिए समस्याग्रस्त रहते हैं कि अभी तक आई नहीं, मतलब हमें अकल नहीं आई, और कुछ लोग इसलिए समस्याग्रस्त रहते हैं कि वो आती है तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी आती है, चुभती है, या किसी के हो सकता है 32 दांत ही ना हो, 30 या 2 अकल दाढ़ दिख ही नहीं रही, किसी का 28 ही हो। ये अकल दाढ़ का एक तो हमारे अकल से क्या रिश्ता है, और ये क्या परेशानी पैदा करती है? सबसे पहले तो मैं सब लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इसको अकलदाढ़ बोलते क्यों हैं। अकलदाढ़ इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो आने की उम्र है वो बेसिकली 17 से 21 वर्ष की है। 17 से 21 साल में इसके आने का समय रहता है, और अगर इसको स्पेस मिल जाता है आने के लिए। अभी क्या होता है कि पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि लोगों का बिल्ड अच्छा होता था, अकॉर्डिंगली उनका खान पान भी वैसे ही होता था, फाइब्रस फूड ज़्यादा होते थे खाने में, बाजरे की रोटी और इस तरह की जो चपाती सब्जी, यही खाना अक्सर देखा जाता था, जिसकी वजह से उनके जो जॉ की मसल्स हैं, जॉ का जो साइज़ है वो इनफ रहता था, तो प्रॉपर स्पेस मिल जाता था थर्ड मोलर को आने के लिए, अक्लदाढ़ जिसको अपन बोलते हैं। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि जैसे जैसे खान पान की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, जैसे रिफाइंड फूड ज़्यादा आ गए हैं जिनको ज़्यादा चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इन दैट केस जॉ का साइज़ पहले से कंपैरेटिवली इवोल्यूशनरी स्टेप है, ये एक तरह से मान सकते हैं अपन कि जॉ का साइज़ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एज है उस पे वो अक्लदाढ़ को आने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, तो वो काफ़ी सारे केसेस में आती नहीं है। अगर आती है तो पूरा फुली इरप्ट नहीं हो पाती, उसके ऊपर मसूड़े एज इट इज़ पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट होने से बार बार उसमें सूजन आने की संभावना रहती है, जिसको अपन पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। इन दैट केस इसका एकमात्र अच्छा इलाज यही है कि उस अकलदाढ़ को अपने को हटाना पड़ता है। ये आती नहीं है तो जाती कहाँ है? ये बनती नहीं है, सम टाइम इसका जो बड डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए डेवलप ही नहीं हो पाती है। यानी वे लोग जिनके 32 दांत पूरे नहीं हुए चिंतित ना हो? नहीं, कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के 28 दांत भी हैं, या इवन मैं कहूँगा कि किसी के मुंह में अगर 12 दांत भी हैं, वो भी अपना अच्छे से खाना खा सकता है। डॉक्टर बांसल, थोड़ी सी महिलाओं की बात भी करते हैं, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं की। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं जो है अपने दांतों का रखरखाव ठीक तौर पर कर नहीं पाती, ख़ास तौर पर रूरल एरिया में ये होता ही है। और बहुत सी महिलाएं बाद में ये भी शिकायत करती पाई जाती हैं कि
डिलीवरी के बाद या बच्चा होने के बाद उनके दांत या तो कमज़ोर हो गए या गिर गए या उनमें कुछ परेशानी हो गई, बताएं कि गर्भावस्था और दांतों का क्या रिश्ता है? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली गर्भावस्था के टाइम पे दांतों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अपनी महिलाओं की बॉडी में तब कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आने की संभावना आम पब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। तो उनको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो गर्भवती अगर कोई महिला है तो मैं तो ये राय देना चाहूँगा कि बिफोर कंसेप्शन और बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले दांतों का परीक्षण होना चाहिए। अगर कोई मुंह के अंदर दांत खराब है, किसी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, या कोई अक्कल दाढ़ है जहाँ पे बार बार मसूड़े में सूजन आ रही है, या कोई ऐसा गैप है जहाँ पे फूड लॉजमेंट हो रहा है और बार बार सूजन आ रही है, तो ये मान के चलना चाहिए कि जैसे ही प्रेगनेंसी होगी तो वो सूजन डेफिनेटली बढ़ेगी। इसलिए गर्भवती महिलाओं को मेरी तरफ से संदेश है कि वो आज ही, अगर कोई भी गर्भवती महिला है और अपने दांत में अगर उसको कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी उसको अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों में खून आना, दांतों का लूज पड़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये किस कारण से आती है डॉक्टर बांसल? ये बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती हैं। कुछ प्रेगनेंसी में कुछ प्रोजेस्टेरोन वगैरह कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रेगनेंसी को कंसिस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों की हेल्थ पे थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या बहुत सारी महिलाओं में इसी कारण से डिलीवरी के बाद ही सही या जब वो माँ बन जाती है उसके बाद ही सही दांतों में समस्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि एक बार अगर कोई इन्फ्लेमेशन सेट इन हो गया, मसूड़ों के अंदर एक बार सूजन आने लग गई है, तो अनटिल अनलेस उसका इलाज नहीं होता तब तक फिर वो या तो एज इट इज़ बनी रहती है, बार बार खून आते ही रहेंगे, या बार बार सूजन आती रहेगी, या फिर उसको बढ़ने की भी संभावना रहती है। क्या कुछ किया जाए, महिलाएं क्या कुछ करें? महिलाओं के लिए पहला संदेश ये है कि बिफोर कंसेप्शन अपने डेंटल चेकअप कराएं। अगर पहले नहीं कराया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराएं, और अगर उस वक्त किसी प्रकार की कोई इलाज की ज़रूरत है तो उसको प्रेगनेंसी की स्टेज को, रिगार्डलेस द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, चाहे सेकंड है, थर्ड, किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर किसी प्रकार का डेंटल ट्रीटमेंट यूजुअली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहता है, वो आराम से करा सकते हैं। किसी प्रकार के सुन्न के इंजेक्शन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उनको किसी भी इस तरह की अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो करवा सकते हैं। डॉक्टर बांसल, थोड़ी सी बात करते हैं ब्रशिंग की जी। और ओरल हाइजीन की। बताएं कि ब्रशिंग में क्या क्या दिक्कतें होती हैं जिस वजह से लोगों में बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि आप जैसे बहुत विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ब्रशिंग अगर ठीक ठीक करी जाए या समय पे की जाए तो आपको दांतों की दिक्कतें कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं, आप भी देखते होंगे? ब्रशिंग में मुख्य तौर पे जो हमारे पास जो भी पब्लिक आती है, मरीज़ आते हैं, जब हम देखने में ये पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो ब्रशिंग का उनका टेक्निक गलत रहता है। उनका जो ब्रश करने का तरीका बिल्कुल गलत रहता है। जनरली उनके दिमाग में ये रहता है कि भी हार्ड ब्रश होगा तो वो अच्छा साफ़ करेगा। दूसरा क्या है कि हार्ड ब्रश और दांतों पर रगड़ दीजिए सीधा दाएं बाएं, हाँ, बस। दाएं बाएं रगड़ते हैं, जिसको स्क्रब टेक्निक हम बोलते हैं। स्क्रब टेक्निक दांतों के लिए बड़ी नुकसानदायक मानी जाती है। पहली बात तो ये है कि भी अगर दांतों को ब्रश से नुकसान नहीं हो तो इसके लिए आपको बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ब्रश का चयन करना चाहिए, और उसको अगर आपको ऊपर नीचे, अगर अपन उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे ब्रश को ऑन द टीथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको गोल गोल उसके ऊपर धीरे धीरे रब कर सकते हैं टीथ के ऊपर, लेकिन बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे तेज़ तेज़ ब्रश को नहीं घुमाना चाहिए। एक मैं जनरल आइडिया पब्लिक को ये देना चाहूँगा कि ड्यूरिंग ब्रशिंग आप ये देखें कि क्या आपके एल्बो का मूवमेंट हो रहा है। अगर आपके कोहनी का मूवमेंट हो रहा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग वेरी विग्रस ब्रशिंग। सिर्फ आपका रिस्ट का मूवमेंट रहना चाहिए। ओनली रिस्ट शुड मूव वाइल ब्रशिंग, देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ एल्बो। तो जब अपन रिस्ट को मूव करके धीरे धीरे ब्रश करेंगे तो ज़्यादा फोर्स टीथ पे एग्जर्ट नहीं होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अपने ब्रशिंग की टेक्निक को सुधारने की आवश्यकता है, दूसरा हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए, तीसरा एट द बेड टाइम, रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए। और अगर ये ब्रशिंग अच्छी तरह की जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, इन्हीं तरीक़ों से की जाए और सोने से पहले भी की जाए, तो क्या आप ये गारंटी देते हैं दांतों की समस्या काफ़ी नहीं होगी? समस्याओं से
पब्लिक इस चीज़ से बच सकती है अगर इस तरह से ब्रशिंग करे, 2 टाइम करे। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसका अपने भारत में प्रचलन देखने को कम मिलता है। एक चीज़ होती है डेंटल फ्लॉस। ब्रश क्या करता है कि जितनी भी अपने को विजिबल सरफेसेस हैं टीथ की, जिनको अपन देख सकते हैं, उनको तो ब्रश क्लीन कर देता है। लेकिन जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होते हैं टीथ के, जैसे एक टीथ एडजेसेंट टीथ से मिलता है जहाँ, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट को ब्रश कभी क्लीन नहीं करता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट को क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस का प्रयोग किया जाता है। तो डेंटल फ्लॉस पहले तो पूरा एक धागेनुमा संरचना आती थी, जिसको कई बार मरीज को समझाने में भी बड़ी क्रमलसम रहती थी, मरीज उसको नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल रेडीमेड फ्लॉस आ गए हैं जिसके अंदर एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, जिसके अंदर छोटा सा धागा लगा रहता है, पास में एक हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ के कोई भी आदमी विद इन 5 मिनट्स पूरे दांतों को फ्लॉस आराम से कर सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अलॉन्ग विद द ब्रशिंग डेंटल फ्लॉस भी यूज़ करना चाहिए। एटलीस्ट एक दिन में एक बार तो डेंटल फ्लॉस करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कोई अपना जिसमें मशीन में लगता है वो धागा, वो भी दांतों के बीच में डालते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मशीन में जो धागा लेता है कि उसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। थोड़ी पर्टिकुलर थिकनेस होनी ज़रूरी है। दूसरा, फ्लॉस जो होता है यूजुअली उसके ऊपर वैक्स लगा रहता है, वैक्स्ड फ्लॉस होते हैं, तो जो कि ट्रॉमेटाइज नहीं करता, आपके गम्स को किसी प्रकार की इंजरी नहीं करता। नॉर्मल जो धागा है वो आपके गम्स को इंजरी पहुंचा सकता है। अगर वो स्लिप हो जाए तो गम्स को काट देगा या ब्लीडिंग कर देगा। डॉक्टर बांसल, जाते जाते तमाम लिसनर्स को संक्षेप में बतौर दंत विशेषज्ञ क्या सलाहें देंगे? बतौर दंत चिकित्सक मैं आपको मतलब कि सभी को ये राय देना चाहूँगा कि भी अपने दांतों का ख्याल रखने के लिए हर 6 महीने में एडल्ट जो पॉपुलेशन है जिनकी उम्र 13-14 साल से ऊपर है, उनको हर 6 महीने में दांत अपने दंत चिकित्सक से चेक कराने चाहिए। और जो बच्चे हैं आपके, जब से उन्होंने होश संभाला है 3-4 साल से लेकर के 12-13 साल तक की उम्र तक, जब तक कि उनके पूरे परमानेंट टीथ नहीं आ जाते हैं, उनको हर 3 महीने में चेक कराएं। सुबह शाम ब्रश करें, हो सके तो डेंटल फ्लॉस भी करें। और जितने भी तरह के रिफाइंड फूड मार्केट में आ रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बिस्किट है, या कोई स्टिकी फूड यानी आप है, बच्चों का खाना बंद करवा रहे हैं? जो चिपकने वाले फूड हैं दांतों पे, उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर उनका प्रयोग कभी आप करते भी हैं तो एडिशनल ऑन दैट टाइम और आफ्टर दैट मील आपको ब्रश करना चाहिए। यही मेरा संदेश है।